ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। अपने वादे के मुताबिक हम आपको लेकर चलते हैं आपके पसंदीदा सेगमेंट किरदार में और आपको मिलवाते हैं परेश रावल से, जिन्होंने हशमतुल्लाह के किरदार में सचमुच नए रंग भर दिए। आदाब, मैं हूं हेमंत मिश्रा। किरदार में आप सभी का इस्तकबाल है। आज किरदार में हम बात कर रहे हैं फिल्म रोड टू संगम और उसके एक अहम किरदार हशमतुल्लाह की। इस पूरे सब्जेक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमार सिनेमा की संपादक और मुल्क की जानी मानी फिल्म क्रिटिक गीता सिंह जी। गीता जी, रोड टू संगम फिल्म का जिक्र जब आता है तो क्या तस्वीरें उभर कर आती हैं आपके जहन में? रोड टू संगम 2010 में आई फिल्म थी और ये फिल्म मेरे ख्याल से महात्मा गांधी पर बनी अब तक की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में परेश रावल, जिन्होंने हशमतुल्लाह का किरदार निभाया है, उनके जरिए देशभक्ति को बखूबी से दिखाया गया है। वो आदमी हम लोगों के लिए अपनी जान दे गया। अगर रोड टू संगम की बात करें गीता जी, तो फिल्म जैसे ही पर्दे पर आई उसकी अकाल मौत हो गई। ज्यादा फिल्म चल नहीं सकी। क्या कारण थे इस फिल्म के ना चलने के? ये फिल्म अपने नाम से एक न्यू वेव सिनेमा की तरह तो लगती है रोड टू संगम, लेकिन ये कहीं से भी नहीं दिखती कि देशभक्ति के ऊपर फिल्म है या महात्मा गांधी के ऊपर पूरी तरह से आधारित फिल्म है। दूसरा, इसका प्रमोशन, ये नए लोगों ने फिल्म बनाया था इस फिल्म को, तो उनके पास इतना बजट नहीं था कि इसके प्रमोशन कर सके। मरने के बाद भी जैसे किसी को सुकून न मिला हो, ऐसा उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। फिल्म की बात करें तो कहीं ना कहीं एक उदारवादी चरित्र को इसमें अहम किरदार बनाया गया है। क्या कारण है कि एक उदारवादी मुसलमान को अहम किरदार में रखने का? ये जो फिल्म है, इसके अंदर हशमतुल्लाह, जो परेश रावल का किरदार है, वो इस फिल्म का एक सेंटर किरदार है। पूरी फिल्म उसके इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि उसको फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि एक ये मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक, जो पुरानी से पुरानी गाड़ियां, जो 200 साल पुरानी गाड़ियों को ठीक करने की इसी के पास क्षमता है। तो ये इलाहाबाद में दिखाया है इस किरदार को, और फिल्म की शूटिंग भी इलाहाबाद में ही हुई है। तो फिल्म के जरिए डायरेक्टर ये दिखाना चाहते हैं कि जो रिलीजन है और जो कम्युनल टेंशन्स होती है, कहीं ना कहीं देशभक्ति की जब बात आती है तो ये सब चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं, बहुत बोनी हो जाती हैं। अरे हिंदुस्तान है, पाकिस्तान और तालिबान थोड़ा ना है। रोड टू संगम जैसी फिल्में अगर इस तरीके से बड़े पर्दे पर फ्लॉप होंगी तो आखिरकार क्या कोई डायरेक्टर इस तरह के गंभीर विषयों पर कोई फिल्म बनाना पसंद करेगा? देखिए, बॉलीवुड में या हम हिंदी फिल्मों के इतिहास में देखें तो कई डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो हमेशा ऑफ द सब्जेक्ट या अलग से एक सब्जेक्ट को चुनते रहे हैं। अमित राय भी एक ऐसी डायरेक्टर हैं। इन्होंने 2 फिल्में बनाई हैं, एक मराठी में बनाई और एक हिंदी में, और दोनों ही फिल्में उनकी एक अलग तरीके का सब्जेक्ट रहा है। ये जैसे सच्ची घटना पे आधारित फिल्म है, और इस फिल्म को कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इसको नॉमिनेट भी किया गया और कई जगह इसे अवार्ड भी मिला है। तो ऐसे कई डायरेक्टर हैं जो ऐसे सब्जेक्ट उठाते रहे हैं। उनकी संख्या भले ही कम है, लेकिन वो इनको उठाने से पीछे कतराते नहीं है, और उन्हें ये नहीं रहता कि कमर्शियल इसको कितना फायदा मिला है, बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई है या फ्लॉप हुई है, लेकिन उनका एक मोटिव होता है कि बेहतरीन सिनेमा दिखाने का, जिसमें वो कहीं ना कहीं खरे उतरते हैं। गीता जी, आपसे आखिरी सवाल है, रोड टू संगम जैसी फिल्में जो समाज का एक सेकुलर चेहरा है उसको दिखाने में कितनी सफल साबित होती हैं? रोड टू संगम जैसी फिल्में, मेरे ख्याल से इस फिल्म को सरकार को टैक्स फ्री करना चाहिए था, और अगर ये टैक्स फ्री करते तो ये फिल्म बखूबी जाती। हालांकि सरकार ने इस फिल्म को कहीं ना कहीं ऐसे सपोर्ट देना चाहा है कि इसका पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो हमारा विभाग है, सरकारी विभाग, उसने इसके स्पेशल एनवलप्स निकाले थे, और फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं सरकारी उसको मदद देने की कोशिश की गई, पर वो मदद से शायद डायरेक्टर को कोई फायदा नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि दर्शकों तो ये फिल्म तो बहुत कम पहुंच पाई थी। शुक्रिया गीता जी। आज के किरदार में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। किरदार की पेशकश के बाद अब वक्त हो चला है सियासी नेपथ्य के सन्नाटों को खंगालने का। तो लीजिए, पेश है मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें।
गौर से देखना बहारों में पिछले मौसम के भी निशान होंगे, कोपलों की उदास आंखों में आंसुओं की नमी बची होगी। बेचारे रविशंकर प्रसाद बमुश्किल राज्यसभा में नायब लीडर ऑफ अपोजिशन बन पाए। प्रकाश जावड़ेकर ने रेस में बाजी मार ली थी। वो तो भला हो आडवाणी का, जिन्होंने ऐन वक्त पर अपना वीटो इस्तेमाल कर जावड़ेकर की जगह प्रसाद के नाम को हरी झंडी दिलवा दी। आडवाणी के अपने तर्क थे और उन तर्कों में दम भी था। मसलन आडवाणी ने ही कहा कि प्रसाद राज्यसभा में सबसे सीनियर हैं और उनका तीसरा टर्म है, और अगर जावड़ेकर को नायब लीडर बनाया जाता है तो एक और ब्राह्मण लीडर आला ओहदे पर काबिज हो जाएगा। यानी प्रसाद का तजर्बा और उनकी जाति ऐन वक्त पर काम आ गई। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप अपनी कोई बात या अपने दिल के जज्बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं ntihindustanhamara@gmail.com पर, या आप हमें लॉग ऑन कर सकते हैं www.hindustanhamara.in पर। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं 0120-456-7833 पर। आप हमें फैक्स कर सकते हैं 0120-4291-218 पर, या आप हमें SMS कर सकते हैं 098-688-07712 पर। यकीन मानिए, आपका हर मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। अजीब है दर्द और तस्की का साझा रिश्ता, मिलेगी छांव तो बस कहीं धूप में मिलेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपनी को होस्ट साइमा खान और पूरी NTI टीवी की टीम के साथ आपको कहना चाहते हैं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। हम दास्तां सुनाएंगे उर्दू अदब की जानी मानी शख्सियत शमीम हनफी की। शमीम हनफी एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उर्दू की खिदमत के लिए नाम कर दी। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी में है। मेरे सीने की आग तेरी आँखों के पानी में है, मेरी